कैबिनेट मंत्री को मिली धमकी, आईजी बनकर किया कॉल, मांगी गई फिरौती की रकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं का चर्चा में होना बहुत ही आम, कभी सीट बंटवारे को लेकर तो कभी कुछ और। लेकिन यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों किन्हीं दूसरे कारणों से चर्चा में हैं। कारण है नेताजी को आया धमकी भरा फोन। कद्दावर नेता और मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मोबाइल में +92 नंबर से कॉल आया था। उनके सुरक्षा अधिकारी रिटायर्ड दरोगा इजहार खान के मुताबिक वो लखनऊ से सिद्दीकी के साथ आ रहे थे और इसी दौरान एक कॉल आया। कॉल में धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया है और उसे नोएडा के सदर थाने में रखा गया है। बेटे को बचाना चाहते हो तो तुरंत 50,000 रुपए भेज दो। इसके बाद सिद्दीकी साहब ने जवाब देते हुए कहा कि नोएडा में कोई सदर थाना नहीं है। इस पर कॉलर ने गलत तरीके से गालियां देते हुए बातचीत शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी डाली। उसने धमकी देते हुए कहा कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। फिलहाल पुलिस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांदा कोतवाली के एसएचओ अनूप दुबे ने बताया है कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सर्विलांस के जरिए मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कॉलर जो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच में ये सामने आया है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके सुरक्षा अधिकारी को एक फ्रॉड ने आईजी बताकर फोन किया था, जिसकी जानकारी खुद सिद्दीकी ने पुलिस को दी थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में लग गए। बता दें कि चुनावों के दौरान इस तरह की खबरें बहुत ही आम होती हैं। नेताओं को धमकी देना, उनसे फिरौती मांगना आदि पुलिस के संज्ञान में आते रहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवेनकांडू के निकट स्थित एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। छानबीन के बाद पुलिस से इस धमकी को फर्जी करार दिया। यह कॉलेज और अस्पताल बीजेपी उम्मीदवार एसी सनगुमन का है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित कार्यालय में शनिवार शाम एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में धमकी दी गई कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो 24 घंटे के अंदर कॉलेज में बम विस्फोट कर दिया जाएगा। इससे हैरान कर्मचारियों ने तुरंत तिरुवेनकांडू पुलिस को इसकी सूचना दी। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ते को भी भेज दिया। खोजी कुत्तों के साथ पुलिस टीम मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची। बम निरोधक दस्ते में शामिल विशेषज्ञों ने खोजी कुत्ते की मदद से मेडिकल कॉलेज कार्यालय और पार्किंग स्थल समेत सभी संदिग्ध जगहों की तलाश ली। काफी देर तक खोजबीन के बाद कोई बम नहीं मिला। फिर इस धमकी को अफवाह करार दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को वापस भेज दिया गया। तिरुवेनकांडू पुलिस द्वारा की गई जांच में यह पता चला कि यह पत्र वेल्लोर जिले से डाक द्वारा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। पत्र लक्ष्मण के नाम पर भेजा गया। इस मेडिकल कॉलेज के संस्थापक एसी षणमुगन हैं। वह बेल्लोर संसदीय सीट पर भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस अब पता कर रही है कि क्या षणमुगन को इस संबंध में कोई धमकी भरा पत्र मिला था या इसके पीछे कोई और कारण है। पुलिस सभी दृष्टिकोण से इसकी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, बीते 3 जनवरी एक और धमकी भरा पैगाम यूपी पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसमें राम मंदिर सहित मुख्यमंत्री योगी और यूपी एसटीएफ प्रमुख को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पता चले कि भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद नामक गैर सरकारी संस्थानों के प्रमुख देवेंद्र तिवारी ने इस साजिश को अंजाम दिया था। कथित तौर पर तिवारी ने अपनी सुरक्षा और राजनीतिक कट बढ़ाने के लिए ये धमकियां दी थी। उन्होंने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को फर्जी आईडी के जरिए ये धमकी भरे ईमेल भेजने का निर्देश दिया था। एसटीएफ ने अपराधियों ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया था, जबकि साजिश के पीछे का आदमी देवेंद्र तिवारी फिलहाल फरार है। यूपी पुलिस एसटीएफ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 27 दिसंबर को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से लेकर स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी। यह अलर्ट ट्विटर हैंडल @देवेंद्र ऑफिस के एक ट्वीट के संबंध में था, जिसमें खुलासा किया गया था कि एक कथित आईएसआई एजेंट जुबैर खान ने देवेंद्र तिवारी को एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल की सामग्री चिंताजनक थी, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, देवेंद्र नाथ तिवारी
और अयोध्या में पूज्य श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ला ने जांच का नेतृत्व किया। जांच से जल्द ही पता चला कि लखनऊ के आलमबाग और सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे। आगे की जांच से पता चला कि धमकियां देने के लिए ईमेल पते आलम अंसारी खान 608 और जुबैर खान ISI 199 का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गोंडा के पृथ्वीराज सिंह के बेटे ताहर सिंह, जिनकी पहचान एक ईमेल आईडी के निर्माता के रूप में की गई, और गोंडा के भरत भुवाल मिश्रा के बेटे ओम प्रकाश मिश्रा, जो धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए जिम्मेदार थे। पूछताछ के दौरान पकड़े गए संदिग्धों ने देवेंद्र तिवारी के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने खुलासा किया कि तिवारी लखनऊ में रहते हैं। तिवारी को भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद जैसे गैर सरकारी संगठन चलाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने मानकर नगर, आशियाना, बथरा, गौतमपल्ली और आलमबाग सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामलों में फंसाया गया है। संदिग्धों ने यह भी बताया कि देवेंद्र तिवारी आलमबाग स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के मालिक हैं, जहां उन्होंने अपना कार्यालय स्थापित किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक ताहर सिंह सोशल मीडिया हैंडलर के रूप में काम करता था, जबकि दूसरा बंदी ओम प्रकाश मिश्रा उसी कार्यालय में तिवारी के सचिव के रूप में काम करता था। इसके अतिरिक्त ओम प्रकाश उसी संस्थान में ऑप्टोमेट्री में 2 साल का डिप्लोमा कर रहा था। पुलिस के बयान के अनुसार देवेंद्र तिवारी के निर्देशों के तहत काम करते हुए ताहर सिंह ने विशेष रूप से धमकियां भेजने के लिए एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई। इस ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए ओम प्रकाश मिश्रा को दी गई। तिवारी के आदेश के बाद लखनऊ के नाका स्थित अमन मोबाइल सेंटर से 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, जिनका इस्तेमाल धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए किया गया था। धमकी की सामग्री को पहले स्कैन किया गया और फिर धमकी भेजने के लिए नामित मोबाइल फोन पर गूगल लेंस का उपयोग करके देवेंद्र तिवारी के मोबाइल फोन पर अपलोड किया गया। ये धमकी भरे ईमेल 2 मौके पर भेजे गए थे, पहले 19 नवंबर 2023 को और बाद में 27 दिसंबर 2023 को। इन ईमेल को प्राप्त करने वालों के वही पते थे जो पहले देवेंद्र तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किया था। ईमेल भेजने के बाद देवेंद्र तिवारी ने अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जलाकर और नष्ट करके सबूत मिटा दिए। ईमेल उनके कार्यालय में स्थापित वाईफाई राउटर द्वारा प्रदान किए गए इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके भेजे गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि तिवारी ने उन्हें इस योजना से महत्वपूर्ण लाभ दिलाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल सोशल मीडिया पर पर्याप्त ध्यान आकर्षित होगा, बल्कि उनके लिए सुरक्षा उपाय भी बढ़ेंगे और काफी राजनीतिक लाभ मिलेगा। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 507, 153A, 420, 468, 471, 201 और 120B और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूपी ही नहीं, ओडिशा से भी एक युवा राजनेता को धमकी देते हुए फिरौती की रकम की मांग की गई थी। एक युवक खुद को स्पेशल स्क्वाड का पुलिस कर्मचारी के तौर पर परिचय देकर एक युवा राजनेता से रुपए मांग रहा था, जिसे मधुपाटना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाला शातिर ठग और आरोपित मधुपाटना थाना अंतर्गत बलेश्वर बैंकुट बिहार का तूफान कुमार है। उसके पास से एक फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले बीजू जनता दल के युवा नेता लेलिन खुटिया को 2 अलग अलग फोन नंबर से बार बार फोन आ रहे थे। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को कटक कमिश्नरेट पुलिस का स्पेशल स्क्वाड कर्मचारी के तौर पर परिचय दे रहा था। चुनाव के समय पहले दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी शुरू की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी वह धमकी दे रहा था। 3 लाख रुपए देने पर उनकी गिरफ्तारी को टाला जा सकता है, जिसका भरोसा वह दे रहा था। इस तरह की फोन कॉल वह लेलिन के साथ साथ तिरिंधरिया के शेद प्रधान, स्टालिन खुटिया, सरोज स्वाई, मानस बस्तिया, अजय नायक को भी दे रहा था। हालांकि उस कॉल को लेकर सबसे पहले संदेह लेलिन को हुआ। इसके बाद वह उसके बारे में मधुपाटना थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। मोबाइल नंबर जांच करने के बाद पता चला कि वह फोन नंबर तूफान का है। मधुपाटना थाना पुलिस तूफान के घर पर छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि तूफान ही सबको फोन पर स्पेशल स्क्वाड पुलिस का परिचय देकर रुपए मांग रहा था। बता दें कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठग लगातार ऐसी घटनाओं को
अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस सहित जनता भी इन चीजों को लेकर चौकन्नी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।